नमस्कार। नॉलेज हब में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हम कई दिन बाद आपसे जुड़ रहे हैं। आज एक बहुत ही ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिसके ऊपर सारी दुनिया इस समय निगाह लगाकर देख रही है। वो है रूस और यूक्रेन का जो मसला। तो हम क्या बात करने वाले हैं, किस बारे में बात करेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रूस आखिर यूक्रेन से चाहता क्या है और रूस यूक्रेन के पीछे इतनी बुरी तरह हाथ धोकर क्यों पड़ा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सब लोगों तक ये सूचना पहुंच जाए, और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नई चीज़ हम लाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। आप में से कुछ लोगों ने ये सवाल किया है कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, फिर ऐसी क्या चीज है कि वो यूक्रेन के पीछे पड़ा हुआ है और यूक्रेन पे कब्जा करना चाहता है। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड। रूस जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इफ आई टॉक अबाउट द एरिया, ज्योग्राफिकल एक्सपेंस, तो इंडिया से 5 गुना बड़ा है। उसका जो तट है, तटीय इलाका है, यानी कि जो उसका बंदरगाह है वो 36,000 किलोमीटर, यानी कि बहुत बड़ा लंबा समुद्र है उसका। नाउ लेट्स सी अ फ्यू मोर थिंग्स। कुछ आपको मैं और समझाता हूँ और फिर हम समझेंगे कि यूक्रेन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है रूस के लिए। देखिए, रूस का जो क्षेत्रफल है दैट इज 1.7 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इतनी जमीन है कि भारत जैसे 5 देश उसमें समा जाए। एक ही देश है रूस, बट इट हैज 11 टाइम जोन्स, यानी कि 11 अलग अलग तरह के टाइम चलते हैं एक देश में। ठीक है। 36,000 किलोमीटर का जो समुद्र तट है, बस वहां ही दिक्कत शुरू होती है, क्योंकि ये जो लंबा तट है, 36,000 किलोमीटर लंबा तट, ये पूरे 6 महीने रूस के किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि बेसिकली दिस सी फ्रंट, और ये जो तट बंदरगाह है, ये समुद्र तट है, दिस इज बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध में, और वहां पर बहुत ठंड पड़ती है और 6 महीने बर्फ जमा रहती है। इस कारण से रूस उस जो इलाका है वहां के ना बंदरगाह ना उस समुद्र का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। अब होता क्या है, देखिए, पोर्ट कहाँ बनते हैं, जैसे मुंबई पोर्ट है, विशाखापट्टनम में है। पोर्ट के लिए ऐसा समुद्र होना चाहिए जो कि गर्म पानी वाला हो, यानी कि जिसका टेम्परेचर ऐसा हो कि वहां पे बर्फ जमे ना। ठीक है। अब इस समय चूंकि रूस का जो असली जो 36,000 किलोमीटर का एरिया है वो तो बर्फ जमी रहती है 6 महीने। सो नाउ राइट व्हाट इज हैपनिंग, दे आर डिपेंडेंट ऑन टर्की। तुर्की में उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तुर्की के जो है समुद्र के रास्ते से, यानी कि एक गलियारा है बोस्फोरस, उस समुद्री गलियारे के रास्ते से ये रशिया के जो जहाज है भूमध्य सागर तक पहुंचते हैं, और वहां से वो पूरी दुनिया का कारोबार करते हैं। और टर्की जो है वो नेटो का एक हिस्सा है, बट फिर भी वो रूस को कारोबार करने की इजाजत दे रहा है। नाउ व्हाट इज रशियाज फियर, दैट इफ दे, अगर उनके कभी तुर्की से रिलेशन खराब हो गए तो उनका 80% कारोबार जो है इफेक्टेड हो सकता है। आपको याद होगा कि 2015 में सीरिया युद्ध में रशिया का एक सुखोई विमान तुर्की ने मार गिराया था, पर रशिया ने कोई एक्शन नहीं लिया था। अब यूक्रेन क्या है और यूक्रेन क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए, जैसे ही यूक्रेन रशिया के हिसाब से चलता है या रूस उस पर कब्जा कर लेता है, तो यूक्रेन का जो समुद्री इलाका है, जो समुद्री भूगोल है, वो कारोबार के लिहाज से रशिया के लिए सबसे मुफीद है। यूरोप के जो तट है वो काला सागर से भूमध्य सागर में जुड़ते हैं, जहां से कि सारी दुनिया का कारोबार का रास्ता खुलता है। तो वंस यूक्रेन इज आइदर डूइंग थिंग्स एज पर रशिया वांट्स, या यूक्रेन पर रशिया का कब्जा हो जाता है, तो 24 घंटे 365 दिन रूस अपना कारोबार कर सकेगा। एक और प्रॉब्लम है कि क्रीमिया जो इस समय रूस के कंट्रोल में है, वहां पर नहीं चाहता रूस कि नेटो में कुछ ऐसा कुछ हो कि क्रीमिया उसके हाथ से चला जाए। असल में क्या है, क्रीमिया के क्षेत्र का एक बंदरगाह है सेवास्टोपोल, वो अभी रूस के पास है। रूस ने इसको लीज पर ले रखा है, और ये यूक्रेन को से उन्होंने के पास लीज पे आया हुआ है। और यूक्रेन अगर नेटो में चला गया तो रूस को लगता है कि ये बंदरगाह भी जा सकता है।
नाउ दैट इज द रीजन. सो इट इज नॉट ओनली अबाउट यूक्रेन मूविंग इनटू नेटो. वो चाहता है, रशिया चाहता है कि यूक्रेन एक ऐसा देश बन जाए जो डीमिलिटराइज्ड हो, न्यूट्रल हो, और न्यूट्रल होने के साथ साथ वो रशिया के बिजनेस इंटरेस्ट के ऊपर पूरा ध्यान दे और उसकी मदद करे. और दरअसल यूक्रेन में भी कुछ विरोधाभास है. इफ आई टॉक अबाउट द एस्ट वाइल सोवियत यूनियन, तो सोवियत यूनियन के कुछ देश ऐसे हैं जिनका झुकाव आज भी रूस की तरफ है, जैसे रोमानिया, लिथुआनिया, ये तो नेटो में चले गए. लेकिन यूक्रेन में भी अगर हम कहें तो दो हिस्से हैं. एक हिस्सा ऐसा है जो कि रूसी भाषा बोलता है और वो रूस की तरफ उनका समर्थन रहता है. ठीक है. 2010 के अगर चुनाव की बात करें तो विक्टर यानुकोविच जो थे वो रूस समर्थक थे और वो यूक्रेन के राष्ट्रपति बने थे. राइट. सो और चूंकि लोग आपस में डिवाइडेड है, क्रीमिया जो यूक्रेन के हाथ से गया उसके पीछे भी एक बड़ा कारण था दैट यूक्रेन पीपल आर नॉट यूनाइटेड, दे आर डिवाइडेड. अब इस समय जो है जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के, वो अपने आप को यूरोप के नज़दीक समझते हैं. उन्होंने यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए भी अप्लाई किया है. 2013 में एक बार ऐसा लगा था यूक्रेन जो है यूरोपियन यूनियन की सदस्यता लेने जा रहा है, तब पुतिन ने क्रीमिया को कब्जे में लिया था. राइट. सेवास्टोपोल पोर्ट उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया. अब उसके बाद यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन में जाने का इरादा त्याग दिया. नाउ लुक एट द स्टेटमेंट दैट पुतिन हैज मेड. वो कह रहे हैं कि स्प्रिंग को ज्यादा दबाएंगे तो उसका टूटने का खतरा होता है, वो बहुत खतरनाक हो जाएगा. तो इसलिए यूक्रेन को नेटो में जाने से रोकना रूस के लिए न केवल उनकी सामरिक दृष्टि से, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, बल्कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर सपोज करिए यूक्रेन नेटो में चला गया तो अमेरिका, रोमानिया, तुर्की और यूक्रेन, इन तीनों को मिलाकर रूस के सारे रास्ते बंद कर देगा. एंड दैट इज द रीजन पुतिन इज सो एग्रेसिव, बिकॉज पूरा देश ही खतरे पे में आ जाएगा. इसलिए आप समझने की कोशिश करिए, जब पुतिन बार बार कहते हैं कि हम रूसियों से को नरसंहार से बचाने के लिए यूक्रेन पर अटैक कर रहे हैं. राइट. लेकिन अभी मुझे लगता नहीं है कि नेटो इसमें युद्ध में शामिल होगा, पर युद्ध खतरनाक रूप ले चुका है. तो असली कारण पॉलिटिकल के अलावा इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कंसिडरेशंस है. दैट इज व्हाई रशिया इज आफ्टर यूक्रेन. आई होप इससे जो मैंने आज बात की है उससे आपको इस सारे मुद्दे को समझने में मदद मिली होगी.